हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रंजीत और आपका स्वागत है रंजीत केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम लोग शुरू करते चल रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं? जब भी किसी वस्तु को अगर वायु में जलाया जाए और कोई तीसरा नया पदार्थ अगर निर्मित होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर कार्बन को वायु में जलाया जाए तो यहाँ पे बनेगा कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु पर बाह्य कारक लगाया जाए, जब भी कोई दो वस्तुओं को मिलाया जाए, अगर कोई तीसरा नया पदार्थ अगर निर्मित होता है तो उसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है। कोई भी कारक आप इस्तेमाल करिए। अभिकारक का मतलब है जिनके बीच अभिक्रिया होती है। जब भी किसी वस्तु पे किसी बाह्य कारक का इस्तेमाल किया जाए और वहाँ पे कोई तीसरा नया पदार्थ अगर निर्मित होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देख लेते हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम को अगर वायु में जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पहचाने कैसे कि नया पदार्थ बना है कि नहीं? ठीक है, तो नया पदार्थ बनने में उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है, वहाँ पे इसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस पदार्थ के गुण में मुख्य गुण होता है। गुण को कैसे पहचाने? तो सिंपल सा है, जिनके बीच अभिक्रिया हो रही है उनके जो गुण होते हैं वह गुण जो पदार्थ बना है उसमें नहीं होना चाहिए। अर्थात जो पदार्थ बना है इसका गुण जिससे वह पदार्थ बना हुआ है उसके गुण से भिन्न होना चाहिए, तो वही कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जिनके बीच अभिक्रिया होती है उसे कहा जाता है, जिनके बीच अभिक्रिया होती है उन्हें कहा जाता है अभिकारक। और अभिक्रिया के दौरान जो भी पदार्थ बनता है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अभिकारक को अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज कि जो भी अभिकारक होता है उसको तीर से पहले लिखा जाता है और जो उत्पाद होता है उसको तीर के बाद लिखा जाता है। अभिकारकों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। जितने भी अभिकारक होंगे सभी अभिकारकों के बीच में प्लस लगाकर उन्हें लिखा जाता है। उसी तरह से जो उत्पाद होते हैं उनका भी लिखने का तरीका वही होता है कि उत्पाद बनने के लिए एक उत्पाद बन सकता है, 2 उत्पाद बन सकता है, मल्टीपल उत्पाद भी बन सकते हैं। जितने उत्पाद बनेंगे उन सभी उत्पादों को प्लस लगाकर तीर के बाद लिखा जाता है। तीर से पहले जो साइड होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, तीर के बाद जो साइड होगा उसे राइट हैंड साइड कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा अभिकारक लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में हमेशा उत्पाद लिखा जाता है यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन के लिए। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक दिशा में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है कि इस लेसन में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस लेसन में पढ़ना है पहले तो रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो गई कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है कि जब भी कोई दो पदार्थ एक साथ मिलाया जाए उससे कोई तीसरा नया पदार्थ अगर निर्मित होता है तो उसे कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। यानी जब भी किसी पदार्थ पे कोई बाह्य कारक लगाया जाए और कोई तीसरा नया पदार्थ अगर निर्मित हो जाता है तो उसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में और क्या क्या होता है तो ये अभी बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जिनके बीच अभिक्रिया होती है उन्हें अभिकारक कहा जाता है। अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। अभिकारक को तीर से पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड में, उत्पाद को तीर के बाद राइट हैंड साइड में लिखा जाता है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं का जो सूक्ष्म निरूपण होता है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने जो भी यौगिक होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, अगर उनको संकेत के रूप में यानी उनको सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उसे ही कहा जाता है रासायनिक समीकरण। जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पे कार्बन और वायु का इस्तेमाल किया गया है। कार्बन को वायु में जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसी का अगर सूक्ष्म यानी संकेत के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो यही रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण कहलाएगी। देखते हैं, कार्बन का सिंबल होता है C। वायु में मुख्यतः कई सारी गैसें पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो जलने में सहायक गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन, जिसको O2 लिखा जाता है। और कार्बन जब वायु से अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो शब्द समीकरण है इसे हमने कह लिया रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, और इस रासायनिक अभिक्रिया जो सूक्ष्म निरूपण है इसे कह लिया रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसी तरह से इस नीचे वाले अभिक्रिया को देख लेते हैं। नीचे वाले अभिक्रिया में भी मैग्नीशियम को वायु में जलाया गया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg। वायु में ऑक्सीजन मुख्य पाई जाती है। जब भी मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो ये बनता है MgO, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। अब यहाँ पे जो शब्द समीकरण है इसे हमने कहा क्या? रासायनिक अभिक्रिया। और इसी रासायनिक अभिक्रिया को सूक्ष्म रूप यानी संकेत के रूप में प्रदर्शित कर दिया तो इसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। चलिए, रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है? तो रासायनिक समीकरण में जो भी पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं यानी जिनके बीच अभिक्रिया होती है उन सभी अभिक्रियाओं की भौतिक अवस्था को दिखाना होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना तो कार्बन की भौतिक अवस्था क्या होती है, ऑक्सीजन की भौतिक अवस्था क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड की भौतिक अवस्था क्या है। चाहे कोई भी पदार्थ लेकर अगर अभिक्रिया कराया जाता है तो उनमें जो भी पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उनकी भौतिक अवस्था को दिखाना आवश्यक होता है। जैसे कार्बन मुख्यतः कई अपर रूपों में पाया जाता है, तो यहाँ पे अगर कार्बन का हम इस्तेमाल करें तो बेसिकली यह कार्बन ठोस अवस्था में होता है, इसलिए इसके लिए S यानी सॉलिड लिखेंगे। ऑक्सीजन वायु है, हवा है यानी गैस है, तो इसके लिए G। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको G लिखा जाएगा। दूसरा जो हमारा समीकरण था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनकी भौतिक अवस्था को आप लिख सकते हैं सॉलिड, गैस, और यहाँ पर भी सॉलिड यानी अवक्षेप प्राप्त होता है तो सॉलिड इसे लिखा जा सकता है। चलिए, तो ये तो हो गया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है। तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण में बताया गया है कि जब भी कोई पदार्थ अभिक्रिया करता है तो उसका द्रव्यमान हमेशा निश्चित होता है। अर्थात इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को ना हम बना सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। अर्थात अभिकारक से उत्पाद में जब परिवर्तन होगा तो अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब उसमें सभी भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की संख्या बराबर हो। देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे जो दूसरा रिएक्शन है इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। तो यह देखना होगा क्या यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो अगर इनका द्रव्यमान देखा जाए, कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। यानी जब इनके द्रव्यमान को कैलकुलेट किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा वह उत्पाद के द्रव्यमान से अधिक होगा। अतः रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं देख लेते हैं।
मैग्नीशियम प्लस O2 MgO। ठीक है, अगर किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो निश्चित रूप से उसका द्रव्यमान भी बराबर होगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 1 है, यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो आप इसके आगे 2 से गुणा करके, यानी मैग्नीशियम प्लस O2 और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 से गुणा करके ऑक्सीजन की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाया तो यहाँ पे जो भी संख्या आगे लिखी जाती है इसका गुणा आगे वाली जितने भी परमाणु होते हैं सब में इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी जब सब में मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीशियम की संख्या भी 2 हो जाएगी और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो जाएगी। अर्थात कि ऑक्सीजन की संख्या तो बराबर हो गई लेकिन मैग्नीशियम की संख्या अभी भी कितनी, एक पहले जो थी वो अब 2 हो चुकी है, अर्थात इधर मैग्नीशियम की संख्या अब कम है। यानी अब मैग्नीशियम की संख्या को बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस स्थिति में यह समीकरण अब संतुलित हो चुका है। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके भी इसे बैलेंस कर सकते हैं या एक और तरीका है उसे भी चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, Fe प्लस H2O, इससे Fe3O4 प्लस H2 बनता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में हम करते क्या है कि अभी कुछ देर पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हम इन परमाणुओं के नीचे यानी यौगिक में जो परमाणुओं की संख्या नीचे दी हुई है क्या इसकी संख्या में कोई परिवर्तन हो सकता है, तो इसका जवाब है जी नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, हम बराबर करने के लिए जो भी अभिकारक हैं या जो भी उत्पाद हैं इनके लिए बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स बनाने का अभिप्राय ये है कि बॉक्स बनाने के बाद किसी भी परमाणु की संख्या बढ़ाना है तो बॉक्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी बॉक्स के अंदर जितने भी परमाणु लिखे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। बराबर करने के लिए बॉक्स के बाहर उचित संख्या से गुणा करके उसे बराबर करेंगे। चलिए देखते हैं। अभी स्थिति क्या है, सारे परमाणुओं की संख्या लिख लिया जाए। Fe की संख्या यहाँ कितनी है, आयरन की 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अभिकारक के बाद उत्पाद पक्ष में आयरन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आप कोई भी परमाणु ले सकते हैं लेकिन आसानी सुविधा के लिए जिस परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है पहले उसे बैलेंस किया जाता है। यानी ऑक्सीजन की संख्या कोई भी पक्ष हो, अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, किसी भी पक्ष में जिस परमाणु की संख्या अधिक होती है आप उसे बैलेंस कर लो। पहले करेंगे कैसे, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, अभिकारक पक्ष में इसकी संख्या मात्र 1 है। 4 करने के लिए क्या करना होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन होगा उसमें 4 की संख्या से गुणा करना होगा, यानी यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे। जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो परिवर्तन क्या क्या होगा, आयरन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हाइड्रोजन की संख्या अब कितनी होगी 4 × 2 यह हो जाएगी 8 और ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 4। चलिए ऑक्सीजन की संख्या तो बराबर हो गई, अब हो गया हाइड्रोजन की संख्या अधिक, और हाइड्रोजन की संख्या जब अधिक हो जाएगी तो हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए पुनः दूसरे साइड में यानी उत्पाद पक्ष में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ेगा, तो अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 8। आयरन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, ऑक्सीजन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या हो सकता है। अभी तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई, हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई, लेकिन अभी आयरन की संख्या में परिवर्तन है। यानी यहाँ पे आयरन की संख्या 3 है और यहाँ पे आयरन की संख्या मात्र 1 है। यानी इसे बढ़ाने के लिए इसके बाहर बॉक्स के बाहर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये संख्या हो जाएगी 3, क्योंकि 3 से गुणा करने से अन्य किसी
परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जो जैसे है वैसे उतार लेंगे और फाइनल अंत में जो समीकरण प्राप्त होता है बॉक्स हटाकर हम लिख लेते हैं, यानी 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, यानी अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ इसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी तरह से अन्य जितने भी रासायनिक समीकरण आपको मिलते हैं आप स्टेप बाय स्टेप करके इसे संतुलित कर सकते हैं। आगे तो रासायनिक अभिक्रिया हो चुका, रासायनिक समीकरण हो चुका, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं और संतुलित कैसे करते हैं, ये दोनों बातें हो चुकी। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं। ठीक है, यानी कैसे कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उनका नाम क्या लिया गया है या उनका नाम क्या रखा गया है, एक एक करके जानते हैं। इस लेसन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो पाठ्य निहित प्रश्न है, चाहे अभ्यास के जितने प्रश्न दिए हुए हैं, वो सारे प्रश्न लेसन समाप्त होने के बाद अंत में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और साथ ही साथ एक अन्य वीडियो में इस लेसन से संबंधित इस लेसन से संबंधित अन्य वीडियो में आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर या सभी प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितनी प्रकार की हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं, ये पहले हमारा ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, अब चौथे पॉइंट की बात कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। होने के लिए कई रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, बेसिकली मुख्यतः 4 रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इनके अतिरिक्त कुछ और अभिक्रिया हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, उसमें है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया अर्थात उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कुल 4 प्रकार की। फर्स्ट संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रियाएं कहते किसे हैं, तो जब भी 2 अभिकारक संयुक्त होकर सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जब भी 2 अभिकारक संयुक्त होकर सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन को अगर वायु में जलाया जाता है तो यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 अभिकारक संयुक्त होकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण किए तो इसे कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अन्य देख लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये संयुक्त होकर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें भी 2 ही अभिकारक हैं और संयुक्त होकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसे भी कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, एक और अन्य उदाहरण देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे चूना कहते हैं। एक और अन्य उदाहरण देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे पानी में जब घोला जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना का पानी या बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है या कली का चूना कहा जाता है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया बेसिकली सिंपल सा है
कि जब भी दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर अगर सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। जैसे अभी लिखा कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घुलने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिंगल उत्पाद बनाता है, अर्थात यहाँ पे भी दो अभिकारक संयुक्त होकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ठीक है, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि दीवार की पुताई करने के लिए यानी दीवार की सफेदी करने के लिए किस प्रकार के चूने का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी चूने का इस्तेमाल करना होता है चूने को पहले पानी में भिगोया जाता है और पानी में भिगोने के बाद बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है दीवार की पुताई करने में। ठीक है, दीवार की पुताई करने के बाद कुछ देर बाद मतलब 1 से 2 दिन 3 दिन बाद तब जाकर दीवार पर सफ़ेदी उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके कैल्शियम कार्बोनेट और जलवाष्प बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूखने का मतलब क्या है, इसमें से पानी का बाहर निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित होने से क्या बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रंग सफ़ेद होता है, जिससे होता क्या है कि दीवार की पुताई करने के कुछ दिनों बाद दीवार पर सफ़ेदी आने लगती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दीवार पर सफ़ेदी किसके कारण उत्पन्न होती है, उस यौगिक का नाम बताइए। तो दीवार पर सफ़ेदी करते वक्त जब गीला होता है उस समय दीवार पर लगा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी या बुझा हुआ चूना लगा होता है। लेकिन जैसे जैसे सूखने लगता है तो सूखते वक्त क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पानी बाहर निकलता है और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का रंग होता है सफ़ेद। ठीक है, चूँकि जब वीडियो बना रहे हैं तो जिस रूम में वीडियो बना रहे हैं चूँकि ये सड़क के किनारे हैं और यहाँ पे लगातार गाड़ियों का आवागमन हो रहा है और बाहर कुत्ते भी अपना कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। खैर कोई बात नहीं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन अभिक्रिया फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, जब भी कोई दो अभिकारक संयुक्त होकर सिंगल उत्पाद बनाए उसे कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन संयुक्त होकर सिंगल उत्पाद बनाए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन संयुक्त होकर सिंगल उत्पाद बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड पानी में अवशोषित होकर या पानी द्वारा अवशोषित होकर यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक उदाहरण में लिखा हुआ कि इसमें ऊष्मा भी बाहर निकलती है। यानी आपने देखा भी होगा कि जब भी चूने को पानी में डाला जाता है तो जिस बर्तन में डाला जाता है वह पानी क्या होता है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। क्योंकि चूने को तो गर्म किया नहीं गया फिर भी वह हीट हो जाता है। तो वह हीट आता कहाँ से, तो वह इन्हीं अभिक्रियाओं के फलस्वरूप आता है। चलिए, हीट से ही यहाँ पे दो अभिक्रियाएं और होती हैं। कौन कौन सी, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब बात करते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती क्या हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ कुछ मात्रा में हीट भी उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है।
ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अर्थात अभिक्रिया कराने के लिए अगर ऊष्मा दी जाती है, मतलब उसको हीट किया जाता है, तो वे अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अपने आप उत्सर्जित होती है, यानी अपने आप ऊष्मा, वहाँ पे अभिक्रिया का तो पदार्थ वहाँ पे अपने आप हीट हो रहा है, तो उसे कहेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए उदाहरण कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में अगर घोला जा रहा है, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना और ऊष्मा का बाहर निकलना, यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उसी तरह से PCl5 है, इसको अगर गर्म किया जाता है तो यह PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है, तो इसको गर्म करना पड़ रहा है। और जो अभी उदाहरण बताया CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल को जब मिलाया जाता है तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो दोनों अभिक्रियाओं में अंतर क्या है? तो एक अभिक्रिया में ऊष्मा दिया जा रहा है, एक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे संयोजन अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि दो अभिकारक संयुक्त होकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, उसी तरह से वियोजन अभिक्रिया में एक सिंगल अभिकारक एक से अधिक उत्पाद में अगर टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन में दो अभिकारक संयुक्त होकर एक उत्पाद, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी अभिकारक की संख्या एक है लेकिन उत्पाद की संख्या एक से अधिक यानी दो हो गई, तो ये कहलाएगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि यह वियोजन अभिक्रिया गर्म करने के कारण हो रही है, तो गर्म करने के कारण इस वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया लगभग समान होती है। वियोजन अभिक्रिया अगर किसके कारण, हीट करने के कारण हो रही है, यानी ऊष्मा देने के कारण हो रही है, तो इस प्रकार की वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाएगा। उसी तरह से एक अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे H2O को अपघटित किया जाता है तो ये बनता है 2H2 प्लस O2, चूँकि यह अपघटन वैद्युत क्षेत्र में होता है। ठीक है, यानी पानी में विद्युत धारा, इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। यानी यहाँ पे जो वियोजन अभिक्रिया हो रही है किसके कारण, किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण हो रही है, तो इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब है तो दोनों वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन एक वियोजन ऊष्मा के कारण हो रहा है तो ऊष्मीय अपघटन, एक वियोजन हो रहा है वैद्युत प्रवाहित करने के कारण तो उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं कि वियोजन अभिक्रिया होती क्या है। तो जब भी कोई अभिकारक एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया, अगर वह वियोजन किसी ऊष्मा के कारण हो रहा है तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण हो रहा है तो उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया में मुख्यतः जो यौगिक होते हैं
उसमें जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं उनके जो लवण होते हैं उसमें अधिक क्रियाशील धातुओं द्वारा उनके लवण से उन धातुओं को विस्थापित करने की क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कुछ धातुएं हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है, जिंक है, आयरन है, ये सब की सब धातुएं किससे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, Hg, Pt, इन सभी से ये सभी धातुएं क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील होती है। या ऐसे समझा जाए कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें यह 5 धातुएं ऐसी हैं जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, और इनके अतिरिक्त अन्य जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब के सब अधिक क्रियाशील धातुएं होती है। होता क्या है कि जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं अगर यह यौगिक बनाती है, यानी यह लवण अगर बनाती है, उसमें अधिक क्रियाशील धातुओं को अगर डाला जाता है तो यह अधिक क्रियाशील धातुएं इन कम क्रियाशील धातुओं के लवण से इनको विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के विस्थापन अभिक्रिया को, यानी इस प्रकार के विस्थापन को ही बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट का विलयन है और इसमें जिंक डाल दिया जाए तो होगा क्या, क्या यहाँ पे अभिक्रिया होगी, और होगी तो किस प्रकार की होगी। तो होगा क्या, यहाँ पे देखना क्या है कि जो भी मेटल प्रयोग किया गया है वो कौन सा है। तो यहाँ पे कॉपर है जो लवण में है, जिंक अकेले है। तो जब भी जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला जाएगा तो आप चेक कर सकते हो कॉपर की क्रियाशीलता जिंक की क्रियाशीलता से कम है, और जो अधिक क्रियाशील होता है वह कम क्रियाशील धातुओं के लवणों से उसे विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे जब जिंक कॉपर को विस्थापित करेगा तो बनाएगा ZnSO4 और Cu, मतलब कॉपर सल्फेट में कॉपर पहले था जो जिंक के आने से क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। एक और अभिक्रिया देख लेते हैं। जैसे सोडियम है, इसको अगर पानी में डाला जाए, चूंकि इन 5 धातुओं से थोड़ा सा अधिक क्रियाशील होता है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर धातु अधिक क्रियाशील, ऐसे कम वाले कम क्रियाशील होती है। तो जैसे ही पानी में सोडियम अगर डाला जाता है तो यह क्या करता है, सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और बनाता है 2NaOH प्लस H2, यानी यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो सिंपल सा है, जो भी अधिक क्रियाशील धातुएं हैं कम क्रियाशील धातुओं के लवणों से उन धातुओं को अगर विस्थापित कर देती हैं तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। कई बार कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का चाकू या छड़ डालने से लोहे के ऊपर कॉपर की परत जमा हो जाती है। प्रश्न पूछा जाता है क्यों। इसका उत्तर यही होता है कि जो लोहा होता है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, यानी जो आयरन होता है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो ये क्या करेगा, यह आयरन इस कॉपर को यहाँ से विस्थापित करेगा और बना लेगा फेरस सल्फेट और Cu। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि अधिक क्रियाशील धातुओं द्वारा कम क्रियाशील धातुओं को यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, और यहाँ पे इस तरह की जितनी भी अभिक्रियाएं होती है उन सभी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सोडियम को पानी में डालने से धुआं निकलने लगता है या जलने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे भी रीजन यही है कि सोडियम जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, किससे, हाइड्रोजन से। तो यह सोडियम क्या करता है, जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और वही हाइड्रोजन गैस धुएं के रूप में दिखता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं देख लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं बेसिकली आयनों के आदान प्रदान से बनती है,
यानी दो अभिकारकों के जो आयंस होते हैं वह एक दूसरे में क्या करते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे NaOH HCl, इससे बनता क्या है, तो होता क्या है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है अगर यह आयनित होगा तो Na+ और OH- बनाएगा, उसी तरह से HCl आयनित होगा तो H+ और Cl- बनाएगा। होता क्या है कि इसमें जो आयंस होते हैं वह एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब इसका जो माइनस है दूसरे अभिकारक के प्लस से, और जो पहले का जो प्लस होता है वह दूसरे के माइनस से, यानी यह अदला बदली कर लिए, एक्सचेंज कर लिए। और जैसे ही एक्सचेंज करेंगे तो बनेगा क्या, तो सोडियम जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा NaCl, OH और H मिलकर बना लेता है क्या, H2O। ठीक है, तो जैसे आयनों का स्थानांतरण होगा, यानी जहां पर आयनों का स्थानांतरण होता है यानी आयनों का अदला बदली होता है, वहां पे अभिक्रिया होती है कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अगर अभिक्रिया हो तो क्या बनेगा, बहुत सिंपल सा है, दोनों को आयन में परिवर्तित कर लीजिए, ये बनाएगा आयन तो बनेगा 2Na+ और बनेगा SO4 पे 2-, ठीक है, SO4 पे 2-, ये आयनित होगा तो क्या बनाएगा Ba2+ और 2Cl-। करना क्या है, इसके प्लस को इसके माइनस से और इसके माइनस को इसके प्लस से जोड़ देना, यानी आयनों का अदला बदली कर देना है। तो बनेगा क्या, तो सोडियम और क्लोरीन संयुक्त होंगे तो ये बना लेंगे 2NaCl प्लस, और क्या बनेगा, तो प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, दोनों की संयुक्ता बराबर है तो ये बन जाएगा BaSO4। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान, मतलब आयनों के बीच अदला बदली होती है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, अब बचा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन, उपचयन को एक दूसरा नाम होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया लिखिए चाहे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया लिखिए, दोनों का मतलब समान होता है। इसी को हम अगर उपचयन अपचयन को पहले लिख लें, अपचयन एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये भी लिखा जा सकता है। और इन्हीं को अगर हम क्या करें, अंग्रेजी में लिखें तो अपचयन को लिखा जाता है रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीकरण को लिखा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब अपचयन का जो रेड है और ऑक्सीकरण का जो ऑक्सी है, ठीक है, जो ऑक्स है, ठीक है ना, अपचयन का रेड और ऑक्सीकरण का ऑक्स, दोनों को संयुक्त कर दिया जाता है तो ये बनता है रेडॉक्स। ठीक है, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझना ये है कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसे हैं, मतलब उपचयन अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, उन अभिक्रियाओं को अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि उपचयन यानी ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन या रिडक्शन किसे कहते हैं, देख लेते हैं। तो जब भी किसी यौगिक के साथ
जब भी किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, जब भी किसी पदार्थ या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीकरण। ठीक है, और सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ये भी ऑक्सीकरण होगा। देख लेते हैं, यानी यहाँ पे कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन संयुक्त हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन का होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन, जिसको अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कब कहेंगे? तो जब किसी पदार्थ या किसी परमाणु या अणु के साथ क्या करे, ऑक्सीजन संयोग करे, या सेकंड हाइड्रोजन बाहर निकले, तो उसे कहा जाएगा ऑक्सीकरण। किसी भी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन संयोग करता है या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उस पदार्थ का कहेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं अपचयन की। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं। तो अपचयन जो होता है ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन संयोग कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ठीक है, सेकंड हो जाएगा हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, बहुत आसान है। ऑक्सीजन संयोग किया, हाइड्रोजन बाहर निकला तो ऑक्सीकरण। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उस पदार्थ का हो जाएगा अपचयन। और जहां पर यह दोनों रिएक्शन साथ साथ होंगे उस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस सी बनेगा जिंक प्लस CO2, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2-2 हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन C प्लस O2, यहाँ बनेगा CO2। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इस अभिक्रिया में पहले देखिए जिंक के पास ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे उत्पाद होना तो यहाँ जिंक अकेले हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। आज जब भी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसे कहा जाता है अपचयन। यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे ही कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना तो इसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ गया है। और जब भी किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो वह कहलाता है ऑक्सीकरण। यानी सीधा सीधा यहाँ पे देखा जाए तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। यानी ऑक्सीकरण अपचयन जिस अभिक्रिया में साथ साथ होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या सीधा सीधा उसे रिडक्शन रिएक्शन, सीधा सीधा उसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक और अभिक्रिया। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है तो कार्बन के पास कुछ नहीं है, ऑक्सीजन संयोग किया तो कार्बन के यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, एक रिएक्शन और देख लेते हैं, MnO2 प्लस HCl, इससे बनेगा क्या? तो इससे बनता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। बैलेंस कर लेते हैं, 2H2O यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब इस अभिक्रिया में देखा जाए तो इस मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन निकल गया। और जहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है वहाँ पे होता है क्या? अपचयन। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि HCl क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है,
लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लोरीन अकेले है, मतलब HCl से क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, और जिसके साथ हाइड्रोजन बाहर निकलता है वह कहलाता है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्लियर हो रहा है। अच्छा, और जान लेते हैं, जिस पदार्थ का होता है अपचयन उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, उसी तरह से जिस पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण उसे कहा जाता है अपचायक। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, जिंक ऑक्साइड का हो रहा है अपचयन, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। ठीक है, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा या समझ में आ चुका होगा कि जब भी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन संयोग करेगा या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उसे ऑक्सीकरण, और जब भी किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा उसे कहा जाएगा अपचयन। जिस पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण उसे कहते हैं अपचायक, और जिस पदार्थ का होता है अपचयन उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 प्लस O2, 6O2 बैलेंस करके लिखते हैं, बनेगा क्या, तो 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे अभिक्रिया कौन सी हो रही है, तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण, यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स आपके H2O बनते हैं। चलिए, अब ये अभिक्रिया चूंकि जब भी किसी वस्तु को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसे कहा जाता है दहन अभिक्रिया। ठीक है, यानी यहाँ पे ग्लूकोज को ऑक्सीजन से जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, वो भी बाहर खुले मैदान में जलाया जा रहा है, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी दहन। लेकिन यह अभिक्रिया हमारी कोशिकाओं के अंदर भी होता है। ठीक है, तो जब भी ग्लूकोज का दहन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका के अंदर होगा तो उस प्रकार की अभिक्रिया को बोला जाता है क्या, श्वसन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पे, जब भी किसी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका के अंदर होगा तो उसे कहा जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका के अंदर होगा तो उसे कहा जाएगा श्वसन, और वही ग्लूकोज अगर वायु में जलाया जाएगा तो उसे कहा जाता है दहन। ठीक है, दोनों दहन और श्वसन दोनों अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के ही प्रकार हैं, बस अंतर क्या है, तो श्वसन में होता क्या है कि ग्लूकोज कोशिका के अंदर जलाया जाता है, जबकि दहन अभिक्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज को वायु में जलाया जाता है। ठीक है, चलिए उपचयन अपचयन अभिक्रिया हो गया। अब बात करते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या है, तो संक्षारण भी एक प्रकार की ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया ही होती है, बस इसमें होता क्या है कि जैसे मुख्यतः जो संक्षारण पढ़ा जाता है वो धातुओं के लिए पढ़ा जाता है, और ये भी बताया जाता है कि धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है। ठीक है, जब भी धातु को खुले वायु में छोड़ दिया जाता है, जब भी धातु को खुले वायु में छोड़ दिया जाता है तो उस धातु की जो चमक होती है वो समाप्त हो जाती है या धूमिल हो जाती है। ऐसा धातु की सतह पर उसके ऑक्साइड के जमा होने के कारण होता है। तो धातुओं के सतह पर, या ऐसे कहा जाए कि धातुओं की चमक का धूमिल होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि धातुओं की सतह पर धातु के ऑक्साइड जमा होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। दो तरीका हो गया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि धातुओं की सतह का खुरदरा होना
या कलुषित होना भी संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे को अगर हवा और पानी के साथ यानी खुले में छोड़ दिया है तो लोहे पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, और लोहे पे जंग लगने की क्रिया को भी संक्षारण कहते हैं। ठीक है, संक्षारण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्या क्या क्वेश्चन इससे संबंधित आ जाते हैं, तो इससे संक्षारण किसे कहते हैं, किसकी उपस्थिति में होता है, किन किन परिस्थितियों में संक्षारण की अभिक्रिया आसानी से होती है। तो संक्षारण के लिए बेसिकली दो चीजें मुख्य होती है, एक होता है नमी मतलब पानी, और दूसरा होता है वायु मतलब ऑक्सीजन। तो जब भी किसी धातु की सतह पर नमी मतलब पानी और वायु यानी ऑक्सीजन एक साथ उपस्थित होगा तो उस धातु की सतह पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होने लगती है, और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होने से धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, और ऑक्साइड की परत जमा होने को ही क्या कहा जाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे की बात किया जाए तो जो आयरन होता है जल की उपस्थिति में, ठीक है ना, नमी की उपस्थिति में जो आयरन होता है नमी की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति, नमी और वायु की उपस्थिति में बनाता क्या है, Fe2O3 इंटू X H2O। X का मतलब हो गया अनलिमिटेड मात्रा में यहाँ पे जल के अणुओं की संख्या होती है, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बना लेता है जिसके साथ जल के अणु कुछ मात्रा में जुड़े होते हैं, जिसे फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, जिसे लोहे का जंग भी कहा जाता है। यानी सीधा सीधा अगर पूछा जाए कि जंग का फार्मूला क्या होता है तो आप फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लिख दीजिए, जंग का फार्मूला हो जाएगा। मतलब लोहे पे जो जंग लगता है, अन्य धातुओं पे जंग लगा है नहीं लगा कैसे पहचानेंगे, तो शुरू में ही बताया कि अगर धातुओं की जो विशेष चमक होती है, अगर खुली वायु और नमी में छोड़ दिया जाता है, अगर उनका रंग धूमिल हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण। तो अगर धातुओं का रंग परिवर्तित हो रहा है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वह धातु संक्षारित हो रही है। ठीक है, मुख्य क्वेश्चन यही होता है कि धातुओं को संक्षारण से बचाया कैसे जाए। तो मेरा तरीका होता है सिंपल सा कि जिसके कारण संक्षारण हो रहा है, यानी वायु और नमी के कारण अगर संक्षारण हो रहा है तो आप ऐसा कार्य करिए कि उस धातु की सतह पर नमी और वायु एक साथ एक समय में न पहुंच पाए। ठीक है, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो धातु की सतह पर पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, आयल लगा सकते हैं, उसके ऊपर दूसरे धातु का लेप लगा सकते हैं जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। कुछ इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा धातु के संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, धातु के संक्षारण को बचाने के मुख्यतः 3, 4, 5 उपाय होते हैं। इसमें तेल है, पेंट है, ग्रीस है, क्या कहते हैं, बलिदानी रक्षण। बलिदानी रक्षण का मतलब होता है कि किसी अधिक क्रियाशील धातु का कम क्रियाशील धातु के ऊपर चढ़ा दिया जाए, अगर उसका लेप लगा दिया जाए तो उससे होता क्या है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो तो स्वयं नष्ट हो जाती है, लेकिन जो कम क्रियाशील धातु होती है उसे नष्ट नहीं होने देती, जिसे बलिदानी रक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो संक्षारण बेसिक इतना ही पढ़ना है कि संक्षारण किसे कहते हैं। तो धातुओं के कलर को डिस्कलर होना ही क्या कहलाएगा, संक्षारण। अच्छा, धातुओं को संक्षारण से बचाएंगे कैसे, तो कुछ ऐसा उपाय करेंगे जिससे उस धातु की सतह पर नमी और वायु उपस्थित न होने पाए। ठीक है, जिसमें आपके कई सारे उपाय आपके बुक्स में लिखे हुए हैं, बताया भी गया हो जाएगा। अब बात करते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। यह अध्याय का अंतिम टॉपिक है कि विकृत गंधिता कहते किसे। ठीक है, तो जितने भी पैकिंग मटेरियल्स आते हैं, भोज्य पदार्थ, यानी जो भोज्य पदार्थ पैकेटों में पैक होके आते हैं उसमें मिलाई जाती है नाइट्रोजन गैस। यानी उस जैसे चिप्स का पैकेट है, पूरा पैकेट खुला होता है, उसमें चिप्स की मात्रा कम होती है, गैस ज़्यादा होती है। वह गैस जो मुख्य रूप से होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। जैसे घरों पे अगर आप चिप्स बनाते हो, अपने घर के डब्बे में पैक करते हो, तो हफ्ता 10 दिन महीने दिन में वो चिप्स खराब हो जाता है।
लेकिन यह चिप्स महीनों दिनों तक 6 महीने तक उस पैकेट में रहता है, फिर भी खराब नहीं होता है। और वह ऐसा किस वजह से होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन गैस के कारण। यानी नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जीवाणु का जो संक्रमण होता है वो कम हो जाता है, जिससे जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। बात करते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो जब भी किसी भोज्य पदार्थ का स्वाद, गंध, ठीक है, जब भी किसी पदार्थ का स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाता है तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं, अर्थात खराब हो जाना। जब भी कोई भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है तो उसका स्वाद गड़बड़ हो जाएगा, उसकी गंध गड़बड़ हो जाएगी, तो उसका स्वाद और गंध बदल जाना ही कहलाता है क्या, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से बचाने के उपाय क्या है, तो सिंपल सा, पैकेट में अगर आप पैक कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर के रखिए, जिससे वह खाद्य पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ आपका क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त किया जाए। इस अध्याय से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चाहे आपके टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है, यानी पाठ्यनिहित प्रश्न है, चाहे अभ्यास के प्रश्न है, वह सारे क्वेश्चन अब एक अलग वीडियो में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो भी आज समझाया, जो भी बताया आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।